Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class. And students, we were reading your fourth chapter in science, which is substance, metals or non-metals. And students, we have already learnt in this chapter the properties, the physical or chemical properties of metals or non-metals, and reactions, the metals or non-metals with the air, मॉइस्चर, ठीक है, और वाटर. एंड इन यस्टरडेज वीडियो वी हैव लर्न द reactions of metals or non-metals in metals with the water or acids. Now we will reading the reactions with bases, the metals or non-metals reactions with the bases, क्षारकों के साथ अभिक्रिया. So let's see what the activity 4.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर के द्वारा की जानी है एक्टिविटी ये क्लास में आप. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, केयर शुड बी टेकन दैट पिलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पैचुला. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गोलक हैं या गोलियां हैं वो एक प्लास्टिक स्पैचुला से ही आपको पकड़नी है. प्रिपेयर ए फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाई डिजॉल्विंग 3-4 pellets of it in 5 ml of water. Means in 5 ml of water drop the 3 or 4 pellets of sodium hydroxide and shake well both them. Like this a solution is prepared, which is sodium hydroxide solution, and it is so fresh now. सो फ्रेश सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, 5 ml वाटर के अंदर 3-4 गोलक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलाने हैं और अच्छे से उनको डालकर मिलाना है. ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम. नाउ ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इनटू, एक एल्युमिनियम फॉयल का टुकड़ा डाल देना है अब इसके अंदर. ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अब एक जलती हुई माचिस की तिल्ली जो है टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाइए. ऑब्जर्व केयरफुली. What does the pop sound indicated? Pop sound, I told you yesterday that if the burning matchsticks burn with the sound of pops, then there is appear a gas which is hydrogen gas. What does the pop sound indicates? The pop sound indicates, students, that in the reaction hydrogen gas is releasing. As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. समझ गए आप कि पॉप साउंड के साथ जलना किसको प्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसको प्रेजेंट करता है. मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस क्रिया करती है उसके साथ, देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब जो है वो मेटल्स जब क्षारकों के साथ क्रिया करती हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. एज लाइक द रिएक्शन ऑफ एसिड्स, है ना. और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. जो नॉन मेटल्स के साथ या धातुओं के साथ में बेसिस या क्षारकों की क्रियाएँ हैं वो बहुत टिपिकल है. सो यू विल स्टडी इन योर फर्दर क्लासेस. ओके, गो अहेड. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन अभिक्रियाएँ, यानी एक की जगह से दूसरे द्वारा उसको हटा देना, ठीक है, रिप्लेस कर देना, हटाकर वहाँ बैठ जाना, खुद वहाँ चले जाना, उसकी जगह ले लेना. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th. उस रिएक्शन को याद कीजिए, कॉपर सल्फेट और आयरन की, जो आपने कक्षा 7th में की थी. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड. इसी प्रकार की कुछ और अभिक्रियाएं हम लोग यहाँ करेंगे. सो ऑल इन फर्स्ट वी टेक द 5 beakers like this. We take the 5 beakers and labeled with the A, B, C, D and E. ठीक है. सो डू द एक्टिविटी. सम मोर रिएक्शंस. फॉर see the some more reactions, more reaction of that kind. We will do the activity 4.8. and what is the activity, let us see. Take 5
100 ml beakers and labeled them A B C D and E। 5 बीकर लेने हैं और प्रत्येक पे लेबल लगाना A B C D E से, ठीक है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। 50 ml वाटर लेना है आपको प्रत्येक बीकर में। डिज़ोल्व इन ईच बीकर ए टी स्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। और अब आपको प्रत्येक बीकर में फिगर 4.6a में जो दिखाया गया है वो प्रत्येक सब्सटेंस में से एक स्पून जो लेनी है और प्रत्येक बीकर में घोलना है। कीप द बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, ठीक है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, बिना छेड़े बीकर को कुछ समय के लिए रहने दीजिए, रख दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। सो वी टेक द 5 बीकर एज लाइक इट हियर, ठीक है। A B C D we label them and what change do you observe in the various beakers। आपको क्या चेंज, तो what we take in beakers, look at here, देखिए in beaker A कॉपर सल्फेट CuSO4 and जिंक, ठीक है। जिंक ग्रेनुलेट मतलब जिंक का टुकड़ा और कॉपर सल्फेट बीकर ए में लिया हमने। इन बीकर सेकंड और बीकर बी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नेल यानी लोहे की कील। इन बीकर सी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स, ठीक है, छीलन ली है कॉपर की। और इन बीकर 4D में आयरन सल्फेट लिया FeSO4 एंड कॉपर टर्निंग्स ली है, आयरन छीलन ली है। और बीकर ई में हमने जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल लोहे की कील ली है, ठीक है। सो देखते हैं व्हाट द चेंज इन ईच बीकर, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। क्या चेंज नज़र आते हैं आपको अलग अलग बीकर्स में। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या परिवर्तन देखा इन द वेरियस बीकर अलग अलग बीकर में। यू हैव रीड आपने पढ़ रखा है दैट वन मेटल डिस्प्लेस कि एक जो धातु है वो दूसरे को विस्थापित कर देती है फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन ए एक्वस सॉल्यूशन, उसके यौगिक के जलीय विलयन से। मतलब एक धातु दूसरे को विस्थापित करेगी बट उसके यौगिक का जलीय विलयन जब हम बनाएंगे तो उस यौगिक के जलीय विलयन से एक्वेसियस विलयन से ही करेगी वो। एक्वस विलयन एक्वस सॉल्यूशन से एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल को क्या कर देगी, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था ना हमने, बीकर ए में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस जिंक का टुकड़ा लिया था। तो ये जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम हियर, ठीक है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड ए पाउडरी रेड मॉस ऑफ कॉपर इज़ डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसीलिए चूँकि आपको पता है कि जिंक के द्वारा जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर धातु को, तो जो कॉपर डिस्प्लेस किया जाएगा वहाँ से वो बीकर के पैंदे में जमा हो जाएगा। एंड कॉपर इज़ ए रेड ब्राउनिश कलर्ड सब्सटेंस, इसलिए वहाँ पर रेड ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस या एक डिपोजिशन आपको दिखाई देने लगेगा। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ डिसअपियर्ड, और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो कॉपर के डिस्प्लेस होते ही वहाँ से हट जाएगा। विलयन जो है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बिल्कुल। एट द बॉटम ऑफ द बीकर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, और रिएक्शन इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप, हियर इज़ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये रहा, ठीक है, प्लस जिंक Zn हमने डाला, और ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है इज़ गिविंग ए ब्लू कलर। सो व्हेन द रिएक्शन हैपन बिटवीन देम जिंक सल्फेट इज़ मेड, ठीक है। देखिए बाय द जिंक कॉपर इज़ डिस्प्लेस एंड जिंक सल्फेट इज़ फॉर्मिंग, और
copper is deposited at the bottom of beaker. You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner. और इसी प्रकार आप beaker B के अंदर भी जो है वो similar manner में reaction करा सकते हैं. अच्छा, what we take in beaker B, let's see. We take in beaker B copper sulfate and iron nail. तो कॉपर को जो है वो आयरन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा. एंड क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनेगा. in this reaction in beaker B. I have understood the reactions taking place in beakers A and B, but I am still confused why there is no changes in beakers C, D and E. पहेली सेज कि बीकर ए और बी की रिएक्शंस को मैं समझ गई हूँ, विच इज़ द डिस्प्लेस रिएक्शंस, एंड आई एम स्टिल कन्फ्यूज. मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि बीकर सी डी और ई में कोई चेंज क्यों नहीं दिखाई दिया. There could have been displacement of zinc by copper in beaker. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C. beaker C में जो है वो जिंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉपर के द्वारा हो सकता था, बट नहीं हुआ. एंड बाई आयरन इन बीकर ई, और आयरन के द्वारा बीकर ई में हो सकता था जिंक का डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. जिस तरह से बीकर डी में आयरन जो है वो डिस्प्लेस हो गया था किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा. ठीक है, सिंस वी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर के द्वारा आयरन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गया था बीकर डी में. सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक. ये कह रहा है सिंस वी डू नॉट सी, जैसे कि हम देख सकते हैं एनी चेंज इन बीकर सी, हमने बीकर सी में हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया. वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस, मतलब कॉपर जो है वो रिप्लेस करने के योग्य नहीं है जिंक को. फ्रॉम जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस करने के लिए कॉपर जो है इज़ नॉट एबल. बट वाई, लेकिन क्यों. व्हेन जिंक कैन रिप्लेस, जब जिंक जो है वो रिप्लेस कर सकता है कॉपर को इन बीकर ए में. अगर बीकर ए में कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता. वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस्ड जिंक इन बीकर सी. बीकर सी के अंदर जो है वो कॉपर के द्वारा जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया. ठीक है, रिमेंबर दैट सिंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी इन फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स. साइंस के अंदर मनमाना नहीं है. साइंस जो है वो निश्चित तथ्यों पे चलती है और निश्चित नियमों का पालन करती है. एंड द रूल हियर इज़ दैट, और रूल क्या है हियर, एंड द रूल इज़ हियर दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड आयरन. कि जिंक जो है वो आयरन और कॉपर से मोर रिएक्टिव है. एंड रिमेंबर ऑलवेज स्टूडेंट्स that a more reactive metal can replace a less reactive metals, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. यानी एक कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को कभी भी उसकी जगह से हटा नहीं सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती. जबकि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु को वहाँ से हटा सकती है. मीन्स इन बीकर ए, when the zinc replace the copper, it means zinc is more reactive than the copper. ठीक है, now you can understand why there are not displacement reactions in beaker D and E. अब आप समझ गए होंगे कि beaker D और E में not ये जो displacement reactions है वो क्यों नहीं हुई. Can you guess the sequence of metals from more reactive टू लेस रिएक्टिव. क्या आप ऊपर दी गई धातुओं को, मीन्स जिंक, आयरन और कॉपर में से मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव धातुओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं. चलिए, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ से आप यूजेज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स करेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी करेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. बीकर ए की रिएक्शन आपको दी गई है, वो भी आपको कॉपी में करनी है. यू शुड बी एबल टू गेसेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल
गैडगेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एट्सेट्रा, ये सब यूजेस हैं मेटल्स के स्टूडेंट्स। तो यू कैन डू द यूजेस ऑफ मेटल्स फ्रॉम हियर। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, और कुछ नॉन मेटल्स की यूजेस भी आप लिख सकते हो। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। वी आर श्योर दैट यू विल गेसेस दैम राइट। आपको कुछ गेसेस करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है एंड आप आसानी से गेसेस कर सकते हो। नॉन मेटल इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो आप गैस इनहेल कर सकते हो विच इज़ ए नॉन मेटल। आप यहाँ लिख सकते हो कौन सी गैस इनहेल करते हो, और वो गैस हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सी नॉन मेटल्स डाली जाती है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। आपको पता है क्या डालते हो आप होद में या टैंक में जो है वो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए क्या डालते हो, क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हो ना, इनहेल ऑक्सीजन करते हो ना। तो ये गैसेस आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ से। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। और एक ऐसा नॉन मेटल जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है और यूज़ किया जाता है घावों पर एंटीसेप्टिक के तौर पर, जीवाणुरोधी के तौर पर। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, ठीक है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। इसके आधार पर आप जो है वो कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ और अधिक उपयोग लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू द यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स इन योर नोटबुक एंड विद it you will do also the definition of displacement reaction and a example of displacement reaction which given to you in this video। और अगर मोर एग्जांपल्स आप दे सकें तो एज़ वेल एज़ गुड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है हैज़ बिन completed here and the question answer of this chapter in your next video।